हेलो एवरीवन, मैं निर्मल वत्स। आप सबको मेरी ओर से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी तक आपने पढ़ा थ्योरी ऑफ डिमांड और आज हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। मांग की लोच। मांग की लोच में सबसे पहले किसे कहते हैं? मांग की लोच डुले के शब्दों में एक वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहा जाता है। यानी जब एक वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन आता है, उसे ही मांग की लोच कहा जाता है। लोच शब्द फ्लेक्सिबिलिटी यानी परिवर्तनशीलता कि मांग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन होने से, आय में परिवर्तन होने से या संबंधित वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन होने से वस्तु की मात्रा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसे ही मांग की लोच कहा जाता है। मांग की लोच तीन प्रकार की है। सबसे पहले है मांग की कीमत लोच, दूसरी है मांग की आय लोच और तीसरी है मांग की आड़ी लोच। तो मांग की लोच तीन प्रकार की है: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। अब आती है कीमत लोच। कीमत लोच क्या? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। और आय में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में, वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसे मांग की आय लोच कहते हैं। आड़ी लोच मांग की आड़ी लोच किसे कहेंगे? जब संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। अब तीन ये प्रकार हैं इसके। यहाँ पर हम आज मांग की कीमत लोच का स्टडी करेंगे। सबसे पहले मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच क्या है? मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात, यानी कीमत और मांग में जो परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है उसे हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसको आप ऐसे फार्मूले के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। मांग की कीमत लोच इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब आता है मांग की कीमत लोच की कोटियां। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, कितनी डिग्रियां हैं, इसकी कोटियां कितनी है मांग की? मांग की कीमत लोच की पूरी 5 कोटियां हैं। कितनी है? 5 हैं। सबसे पहले आती है परफेक्टली इलास्टिक, फिर परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी सबसे पहले क्या आती है? पूर्णतः लोचदार मांग, फिर आती है पूर्णतः बेलोचदार मांग, तीसरी आती है इकाई के बराबर, फोर्थ है इकाई से अधिक और फिफ्थ है इकाई से कम। अब जो मांग की लोच में जो परिवर्तन है वो दिखाया गया 5 प्रकार से दिखाया गया है। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग 5 आ गई। पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, तीसरी है इकाई लोचदार मांग, फोर्थ है इकाई से अधिक लोचदार मांग और फिफ्थ है इकाई से कम लोचदार मांग। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो क्या है कि मांग की कीमत लोच का माप कैसे करते हैं, इसके भी 3 विधि के द्वारा मांग की कीमत लोच का जो है हम अध्ययन कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड यानी कुल व्यय विधि, दूसरा है प्रोपोर्शन मेथड यानी आनुपातिक या परसेंटेज मेथड जिसे आप कह सकते हो, तीसरा है ज्योमेट्रिकल मेथड यानी ज्यामितीय विधि, इसको आप कह सकते हैं। अब यहाँ हम पहले मांग की कीमत लोच की कोटियों को डिटेल में करते हैं। सबसे पहले आते हैं पूर्णतः लोचदार मांग, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, इसको आप इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी इन यूनिट्स लिया है और ओ वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया है।
अब इसमें दिखाया गया है, देखिए कि एक वस्तु की कीमत जो है ओ डी तक है, ये डी डी डिमांड वक्र है, ये ओ पी इसकी कीमत है। इसी कीमत पर ये 10 यूनिट भी इसकी खरीद रहा है, उसके बाद 20 यूनिट भी इसी कीमत पर खरीदी और 30 यूनिट भी इसी कीमत पर। अब क्या है कि इस पर इसकी कीमत में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं, थोड़ा सा भी परिवर्तन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि मांग शून्य हो जाती है। यानी हम इस वस्तु की मांग को बढ़ा नहीं सकते, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये शून्य हो जाती है, यानी इतना परिवर्तन इसमें आ जाता है। तो इसीलिए इसको पूर्णतः लोचदार मांग कहा गया है। जैसे ई डी इज इक्वल टू 1 मांग वक्र का ढलान, 1 में मांग वक्र का ढलान। मांग वक्र का ढलान कैसा है, यहाँ 0 है, अगर शून्य भी आप करते हो तो क्या होगा, 1/0 इंटू पी बाई क्यू। पी क्या है, जो आपका इनिशियल प्राइस है, क्यू क्या है, जो शुरू की आपकी क्वांटिटी है, इज इक्वल टू किसके बराबर आता, इन्फिनिटी। यानी जो एक पूर्णतः लोचदार मांग है वो पूर्णतः लोचदार मांग है जो इन्फिनिटी के बराबर है। अगर 0 भी आप चेंज करते हैं तो वो क्या होती है, पूरी तरह चेंज हो जाती है। उसके बाद सेकंड आता है पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो इसमें पूर्णतः लोचदार मांग में क्या है कि आप मांग को यानी कीमत को ज़्यादा नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। जैसे ही आप कीमत बढ़ाएंगे तो आपकी मांग शून्य हो जाएगी, लोग उस कीमत पर खरीदेंगे नहीं, यानी मांग शून्य हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा दूसरा पूर्णतः बेलोचदार मांग, ऐसी मांग जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। कैसे, ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ली यूनिट्स में, ओ वाई एक्सिस पर फिर हमने प्राइस लिया। ये देखिए, ये ओ से डी तक है, ये डी डी डिमांड वक्र है, ओ से डी तक है, हमने जो यूनिट्स ली हैं। उसके बाद यहाँ प्राइस जो था पहले मान लिया ये पी है, ओ पी है, ये ओ पी 1 है और ये ओ पी 3 है। यानी 2 रुपये था तब भी यही मांग की मात्रा है, और 4 है तब भी मांग की मात्रा है, 6 है तो भी। यानी कीमत में कितनी भी वृद्धि हो रही है लेकिन मांग में वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या है कि ये जो मांग वक्र है डी डी, ये ओ वाई के समानांतर है। कैसी भी परिस्थितियां, कीमत कितनी भी हो तो मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी 1 मांग का ढलान इन्फिनिटी इंटू पी बाई क्यू इज इक्वल टू 0। तो कोई भी इसका जो है, ये तो क्या है, लोचदार तो क्या है, पूर्णता ही बदल जाती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। और इसमें क्या है, ये 0, ये थोड़ी सी भी इसमें जो है ना परिवर्तन नहीं होता, चाहे कीमत कितनी भी कम या ज़्यादा हो जाए, मांग की मात्रा पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता मांग में, उसे बेलोचदार मांग कहा जाता है। जहाँ पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, पूर्णतः लोचदार मांग। तो ये 2 कोटियाँ, यानी पूर्णतः लोचदार मांग जिसे बदला जा सकता है, जो थोड़ी सी कीमत के ऊपर होने से वो शून्य तक हो जाती है। उसके बाद है पूर्णतः बेलोचदार मांग, जो ओ वाई के समानांतर होती है, जिसके ऊपर कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उसमें नो चेंज, कोई चेंज उसमें नहीं आता है, और ये वो ओ एक्स के समानांतर होती है। तीसरी आती है इकाई लोचदार मांग, यानी इकाई के बराबर मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन किसके साथ हम अनुपात उसका करते हैं, कीमत के साथ। अब आते हैं इसमें ओ एक्स एक्सिस पर फिर हमने क्वांटिटी ली है जो यूनिट्स में है, और इधर हमने प्राइस लिया है। अब ये हमारा डी डी डिमांड वक्र है जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ये देखते हैं, हमारी कीमत है ओपी। ओपी कीमत पर ये डिमांड वक्र है डी डी, जो टी बिंदु पर छूता है और नीचे जो है कितनी यूनिट्स लेता है, ओ से बी तक यूनिट, जो हम मात्रा, जो है वस्तु की मात्रा यहाँ हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर जो खर्च करते हैं, खर्च क्या होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, कीमत यानी ओपी, कीमत, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो मात्रा है उससे करेंगे, नीचे है मात्रा ओबी।
तो ये जो ओ बी और ये मात्रा टी बी है, इसमें कीमत है ओ पी और मात्रा इतनी है, और यहाँ से अगर लगाओगे तो बी टी है, कितनी है या बी टी। तो इसको लगाओगे तो ये क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ओ बी करके ही यहाँ क्षेत्रफल लगा दो, ये क्षेत्रफल आ जाएगा ओ पी टी बी, ओ पी टी बी, ओ पी टी बी। अब मान लिया कीमत कम हो जाती है और वो P1 पर आ जाती है, कीमत कम होने से मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब इसको देखिए, ये OP1 हो गई, मात्रा क्या होगी, OP1 होगी, और नीचे उत्पादन OC हो गया। अब इनका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा, OP1 RC, RC। अब ये दोनों जो है, दोनों क्या है आपस में, ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जितना अंतर परिवर्तन कीमत में आया है उतना ही परिवर्तन इसमें आया है। या यूँ कहिए कि ये जो एक्सपेंडिचर है, यानी ओपी गुणा में मल्टीप्लाई में मात्रा है, यानी ओबी, जो क्षेत्रफल आता है OPTB वो OP1 और RC के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी जो एक्सपेंडिचर इस मात्रा और प्राइस से लगा है, कुल व्यय जो हुआ है वो कुल व्यय इसके बराबर है। अगर कुल व्यय बराबर है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होती है। यानी कीमत में परिवर्तन जो है किसके बराबर है, मांगी गई मात्रा में, वस्तु की मात्रा में परिवर्तन दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यूनिटी के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। उसके बाद आती है इकाई से अधिक लोचदार मांग। जब हम किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, उसकी परिवर्तन के बाद जो मात्रा में परिवर्तन होता है वो उससे अगर अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, इकाई से अधिक मांग की लोच। अब देखिए ओ एक्स एक्सिस है, ये वाई है, यहाँ पर हमारी कीमत है ओपी, और ओपी पर मात्रा कितनी खरीदी जा रही है, ओबी, और इसका क्षेत्रफल आपने कितना देखा, OPTB, OPTB आ गया। लेकिन कीमत कम होने के कारण OP1 और मात्रा बढ़ गई, यहाँ पर OC हो गई, तो ये हो जाएगा OP1RC। तो ये जो है ये वाला OPTB लेस देन OP1RC है। ये पहले वाला क्षेत्रफल यानी जो एक्सपेंडिचर था OP कीमत पर, OB हम मात्रा जो वस्तु की मात्रा ले रहे थे तो उसका एक्सपेंडिचर कम है और अब एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इसलिए कीमत में होने वाला परिवर्तन मात्रा में होने वाले परिवर्तन से कम है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है, यानी इकाई से अधिक मांग की लोच है। अब आता है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है इकाई से कम मांग की लोच। इकाई से कम मांग की लोच, ऐसा ही डायग्राम इसका बनेगा, इकाई से कम मांग की लोच। इसमें इकाई से कम का मतलब क्या है, कीमत में यस OX OY P, ठीक है, ये है B और है ये C, ये था T और ये था R। ये D डिमांड वक्र है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजिकल टू है लेस देन 1, ये ग्रेटर देन 1 थी, अब लेस देन 1 है। कैसे, अब देखिए ये D डिमांड वक्र है, ऊपर से नीचे की ओर आया हुआ है। पहले क्या था, कीमत थी हमारी OP, प्राइस क्या है यहाँ पर, प्राइस कीमत क्या है OP है, क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर OB है, क्षेत्रफल कितना हुआ है यानी एक्सपेंडिचर कितना हुआ, खर्च कितना हो रहा है इस पर, OP और TB, OP और TB। लेकिन जब प्राइस कम हो जाता है उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना आएगा, इज इक्वल टू OP1, मात्रा कम हो गई OP1, लेकिन प्राइस कम हो गया तो यहाँ पर मात्रा बढ़ गई, तो OP1RC। अब ये जो OPTB है
वो क्या है, इससे बड़ा है। OP1RC से बड़ा है, या कहें कि एक्सपेंडिचर OP1RC इज लेस देन OPTB, यानी यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है यहाँ पर, लेस देन 1 है। तो ये 5 कोटियाँ जो इसकी थी, जो अलग अलग प्रकार डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 डिग्री, पूर्णतः लोचदार यानी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक है, इक्वल टू यूनिटी है, ग्रेटर देन यूनिटी है और लेस देन यूनिटी है। एक इसी के अंदर एक और डायग्राम आता है जिसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसके भी आप देख लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम अपनाएंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक पहचान है, एक खासियत है। क्या खासियत है कि उसको जो है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है बराबर होगा OX OY P1 RC BC 80। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसके जो भी पॉइंट होंगे वहाँ पर वस्तु का जो एक्सपेंडिचर है, अगर उसकी कीमत ज़्यादा है तो उसकी मात्रा जो है कम हो जाती है, कीमत कम है तो मात्रा उसकी ज़्यादा हो जाती है। जब हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो वो सब जगह पर, सब पॉइंट पर जो है ना बराबर आएगा। जैसे OP, इधर लिया, RB इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, OP1 और ये है TC के बराबर होगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे उन पर एक्सपेंडिचर जो है बराबर होगा, यानी वस्तु की जितनी कीमत बढ़ेगी तो मात्रा कम हो जाएगी और कीमत कम होगी तो मात्रा बढ़ जाएगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फिर एक बार आप देख लीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि एक वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय या संबंधित वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है, उससे वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच 3 प्रकार की हैं। फर्स्ट है मांग की कीमत लोच, दूसरी है मांग की आय लोच, तीसरी है मांग की आड़ी लोच। आज हमने क्या, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच की कितनी कोटियाँ थी, 5 डिग्री थी। 5 डिग्री वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट क्या थी, परफेक्टली इलास्टिक। सेकंड क्या थी, परफेक्टली इनइलास्टिक। थर्ड क्या थी, इक्वल टू यूनिटी। और फोर्थ क्या थी, ग्रेटर देन यूनिटी। और फिफ्थ क्या थी, लेस देन यूनिटी और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इकाई के बराबर मांग की लोच, इकाई से अधिक मांग की लोच और इकाई से कम मांग की लोच। तो आज इतना ही, और कल